हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बीए प्रोग्राम 4th सेमेस्टर इकोनॉमिक्स डेटा एनालिसिस। इसका फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। उसमें हमने पढ़ा था कि डाटा क्या है, डाटा की डेफिनेशन, डाटा कितने टाइप का होता है। डाटा 2 टाइप का होता है, प्राथमिक एंड सहायक यानी द्वितीय। प्राथमिक डाटा की डेफिनेशन पढ़ी थी हमने। उसमें प्राथमिक डाटा कितने प्रकार से एकत्रित किया जा सकता है उसके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सहायक डाटा यानी कि द्वितीय डाटा। इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसके कौन कौन से तरीके हैं जिससे कि डाटा कलेक्ट किया जा सकता है और इसमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए डाटा कलेक्ट करने में। द्वितीय डाटा कलेक्ट करने में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सहायक डेटा परिभाषा यानी डेफिनेशन। डेटा को द्वितीयक कहा जाता है। सहायक डेटा को द्वितीयक डेटा भी कहा जाता है यदि इसे मूल रूप से जांच की प्रक्रिया में एकत्रित नहीं किया जाता है, बल्कि इसके बजाय किसी अन्य एजेंसी द्वारा एकत्रित किए गए डेटा का उपयोग इस उद्देश्य के लिए किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि डाटा को खुद कलेक्ट नहीं किया जाता, बल्कि कुछ एजेंसियां होती हैं उनके द्वारा डाटा को कलेक्ट करवाया जाता है। फिर जिस उद्देश्य के लिए, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए डाटा को कलेक्ट किया गया है उसको काम को किया जाता है। और प्राथमिक डाटा में क्या किया जाता था कि डाटा को खुद कलेक्ट किया जाता था, इन्फॉर्मर्स के द्वारा डाटा कलेक्ट किया जाता था। बट इसमें क्या किया जाता है, डाटा को खुद नहीं कलेक्ट किया जाता। कुछ एजेंसियां होती हैं उनको कह दिया जाता है कि इस चीज़ का डाटा कलेक्ट करना है, वो डाटा कलेक्ट करती हैं। फिर उन डाटा को कलेक्ट किया जाता है और फिर उस डाटा को उपयोग किया जाता है। जिस उपयोग के लिए उसको डाटा को कलेक्ट किया गया था उस उद्देश्य के लिए उसका उपयोग किया जाता है। यदि जाँच बहुत विशेष प्रकृति की नहीं है, यदि जाँच जो रिसर्च है वो बहुत ज़्यादा विशेष प्रकृति की नहीं है, तो द्वितीयक डेटा का उपयोग किया जा सकता है। अगर जांच जो है वो बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तो द्वितीय डाटा के द्वारा भी इसको किया जा सकता है, बशर्ते कि उद्देश्य की पूर्ति हो सके। यानी कि बस शर्त ये होनी चाहिए कि जिस मोटिव से डाटा कलेक्ट किया जा रहा है वो मोटिव पूरा होना चाहिए, तो हम द्वितीय डाटा से भी इसको कलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज हमें प्राथमिक डाटा का ही उपयोग करना चाहिए, प्राथमिक डेटा का ही उपयोग करना चाहिए। मान लीजिए हम अपने देश में गरीबी की सीमा की जांच करना चाहते हैं, तो यह जांच राष्ट्रीय जनगणना के आंकड़ों का उपयोग करके की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि हमें अपने देश में गरीबी की सीमा जाँच करनी है कि गरीबी कितनी % गरीबी है हमारे देश में। तो इसके लिए हम जो राष्ट्रीय जनगणना के आंकड़े हैं उसका उपयोग भी कर सकते हैं, उसका उपयोग किया जा सकता है। राष्ट्रीय जनगणना के आंकड़ों का उपयोग करके हम गरीबी का पता लगा सकते हैं, जो हर 10 साल के बाद नियमित रूप से प्राप्त होती है, जो कि 10 साल के बाद नियमित रूप से हमें प्राप्त होती है। राष्ट्रीय जनगणना होती है 10 साल के बाद। द्वितीयक डेटा के उपयोग से खर्च किए गए धन की बचत होती है, और द्वितीयक डाटा के जो उपयोग है उसके रूप में जो धन खर्च किया गया है उसकी भी बचत होती है, धन भी बच जाता है। जो द्वितीयक डाटा उपयोग किया जाता है ना उसमें धन की बचत हो जाती है, क्योंकि राष्ट्रीय जनगणना 10 साल के बाद ही होती है और हमें गरीबी की जांच करनी है तो हम उसके अकॉर्डिंग उसको जांच कर सकते हैं, तो उसमें हमें हमारा धन इतना ज़्यादा खर्च नहीं हो। यह जांच की समयावधि को भी काफ़ी हद तक कम कर देता है, और इसमें क्या होता है कि हमारा टाइम भी बच जाता है, हमें अगेन अगेन जांच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती द्वितीयक डाटा में डेटा कलेक्ट करने में, क्योंकि इसमें हमारा टाइम भी कंज्यूम होता है ज़्यादा। तो हम उससे क्या करते हैं कि राष्ट्रीय जनगणना जो हुई उसी से हम सीमा कि गरीबी की कितनी सीमा है देश में उसका पता लगा सकते हैं। तो इसमें हमारा टाइम भी बचेगा और धन भी कम खर्च होगा। यदि किसी जांच में कुछ द्वितीयक डेटा का उपयोग किया जा सकता है तो हमें उसका उपयोग करना चाहिए, द्वितीयक डेटा होना चाहिए। यानी कि अगर हम किसी जांच में द्वितीयक डेटा का उपयोग कर सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं द्वितीय डाटा का, तो हमें उसका उपयोग करना चाहिए। द्वितीयक डेटा उसके लिए होना चाहिए, बहुत सावधानी से इस्तेमाल किया जा सकता है, और द्वितीय डेटा का जो उपयोग है वो बहुत ज़्यादा सावधानी से उपयोग किया जा सकता है। इस संदर्भ में कॉर्नर ने टिप्पणी की है कि सांख्यिकी विशेष रूप से अन्य लोगों के आंकड़ों
अन्य लोगों के आंकड़े उपयोगकर्ता के लिए नुकसान से भरे हुए हैं। यानी कि जो किसी अन्य सांख्यिकी रेडी की है वो अगर कोई और व्यक्ति उसका यूज़ करता है तो वो नुकसानदेह भी हो सकता है, नुकसान से भी भरे हुए हो सकते हैं। यानी कि किसी के लिखने में मिस्टेक हो सकती है, या जिस व्यक्ति ने जो उसको रिसर्च की है उसने अपने टाइप में लिखा हो, अपने अकॉर्डिंग लिखा हो, दूसरा व्यक्ति उसको अंडरस्टैंड ना कर पाए, वो अपनी लैंग्वेज में अंडरस्टैंड कर पाए, तो उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। माध्यमिक डेटा एकत्रित करने के तरीके। प्रकाशित डेटा से संग्रह, अप्रकाशित डेटा से संग्रह। प्रकाशित डेटा से संग्रह ऐसी एजेंसियां हैं जो नियमित रूप से सांख्यिकीय डेटा एकत्रित करती हैं और उसे प्रकाशित करती हैं। प्रकाशित डेटा बहुत महत्वपूर्ण है और अक्सर जांचकर्ताओं द्वारा उपयोग किया जाता है। प्रकाशित आंकड़ों के मुख्य स्रोत इस प्रकार हैं। यानी कि प्रकाशित डाटा कौन सा होता है, जो कुछ एजेंसियां होती हैं वो डाटा कलेक्ट करती हैं, वो सांख्यिकी के रूप में उसको एकत्रित करती हैं, उसको प्रकाशित करती हैं, और ये जो प्रकाशित हुआ डेटा होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, और अक्सर जो जांचकर्ता होते हैं इसी का उपयोग करते हैं अपना डाटा कलेक्ट करने के लिए। अब प्रकाशित आंकड़ों के जो मुख्य स्रोत हैं वो इस प्रकार हैं। फर्स्ट आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन अंतर्राष्ट्रीय संगठन और सरकार विदेशी देशों के विभिन्न विशेषताओं से संबंधित सांख्यिकी डेटा एकत्रित और प्रकाशित करते हैं। डेटा नियमित रूप से और साथ ही तदर्थ आधार पर एकत्रित किया जाता है। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन है उसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन और सरकारें जो हैं वो विदेशी और देशों के विभिन्न विशेषताओं से संबंधित डाटा को कलेक्ट करती है, सांख्यिकी को एकत्रित करती हैं और उसको प्रकाशित करती हैं, उसको पब्लिश करती हैं, और डेटा नियमित रूप से और साथ ही तदर्थ आधार पर एकत्रित किया जाता है। नियमित रूप से एकत्रित किया जाता है और एक तदर्थ में उसका एकत्रित किया जाता है। कुछ प्रकाशन है। संयुक्त राष्ट्रीय संघ सांख्यिकीय वर्ष पुस्तक, ILO की वार्षिक रिपोर्ट। थर्ड आता है एशिया और प्रशांत के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट, जनसंख्यिकी वर्ष पुस्तक, विश्व बैंक के बुलेटिन। ये कुछ प्रकाशन है जो कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन के हैं। सेकंड आ जाता है सरकारी प्रकाशन। भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार विभिन्न पहलुओं के बारे में डेटा एकत्रित करते हैं। भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है वे विभिन्न पहलुओं पर अपने पहलुओं के आधार पर वो डाटा एकत्रित करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, और ये डाटा जो होते हैं वो प्रकाशित किया गया है और जांच के उद्देश्य से बहुत उपयोगी पाया गया है। और जो ये डाटा कलेक्ट किया जाता है वो पब्लिश भी किया जाता है और जांच के उद्देश्य से ये बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। कुछ प्रकाशन वो इस प्रकार हैं जो कि सरकारी प्रकाशन है। भारत की जनगणना रिपोर्ट। कौन सी? भारत की जनगणना रिपोर्ट। पंचवर्षीय योजनाएं। पंचवर्षीय योजनाओं का डाटा कलेक्ट किया जाता है और इनको पब्लिश भी किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन। उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण के उद्योगों को वार्षिक सर्वेक्षण किया जाता है और इसको भी पब्लिश किया जाता है, इसका प्रकाशन किया जाता है। भारत में सांख्यिकीय सार आयोगों और समितियों की रिपोर्ट। केंद्र सरकार जो और राज्य सरकार जो है वो कुछ मुद्दों का स्टडी करने के लिए, उनका अध्ययन करने के लिए आयोग और समितियों के द्वारा जो नियुक्त किया जाता है उनको, और इस तरह की जांच की रिपोर्ट बहुत उपयोगी है। इनमें से कुछ हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा कुछ मुद्दों की स्टडी करने के लिए आयोगों और समितियों की एक रिपोर्ट दी जाती है, उनको नियुक्त किया जाता है, उनकी रिपोर्ट तैयार करने के लिए उनको नियुक्त किया जाता है। और जो इस प्रकार की जो जांच होती है, रिपोर्ट होती है, वो बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। उनमें से ही कुछ ये नीचे दी गई हैं। कौन कौन सी हैं? राष्ट्रीय श्रम आयोग की रिपोर्ट, वित्तीय आयोग की रिपोर्ट, हजारी समिति आदि की रिपोर्ट। फोर्थ आ जाता है अनुसंधान संस्थानों का प्रकाशन। भारत में ऐसे कई शोध संस्थान हैं जो नियमित रूप से डेटा एकत्रित करते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं। एजेंसियों में से कुछ हैं। भारत में कई ऐसे शोध संस्थान हैं, शोध यानी रिसर्च संस्थान हैं जो कि नियमित रूप से डाटा को कलेक्ट करते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं, उनका एनालाइज करते हैं उनको, और उसमें से कुछ जो हैं वो नीचे दिए हुए हैं। वो हैं, फर्स्ट आता है हमारा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। सेकेंड इज आर्थिक विकास संस्थान। थर्ड इज
भारतीय सांख्यिकी संस्थान, और फोर्थ आ जाता है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च आदि। फिफ्थ आता है समाचार पत्र और पत्रिकाएं। कई समाचार पत्र और पत्रिकाएं जो विभिन्न पहलुओं से संबंधित डेटा प्रकाशित करती हैं, उनमें से कुछ हैं इकोनॉमिक टाइम्स। कौन कौन से समाचार पत्र और पत्रिकाएं हैं जो कि डाटा को कलेक्ट करती हैं, वो है फर्स्ट आता है उसमें इकोनॉमिक टाइम्स, सेकंड आता है वित्तीय एक्सप्रेस, थर्ड आता है वाणिज्य यानी कि कॉमर्स, फिफ्थ आ जाता है परिवहन, और फोर्थ आ जाता है परिवहन, और फिफ्थ आ जाता है हमारा पूंजी यानी कि कैपिटल आदि, जो कि समाचार पत्र और पत्रिकाएं हैं जो कि डाटा को कलेक्ट करती हैं। वो 5 हैं। 5 हैं, कुछ बहुत सारी हैं, उनमें से 5 इसमें दी गई हैं। सिक्स आ जाता है हमारा, 6 पॉइंट आ जाता है हमारा व्यापार संघों की रिपोर्ट। व्यापार संघ भी डेटा एकत्रित करते हैं। व्यापार संघ जो है वो भी डाटा को कलेक्ट करते हैं और उनमें प्रकाशित करते हैं वो भी, और उनमें से जो कुछ एजेंसियां वो नीचे दी गई हुई हैं, वो है फर्स्ट आ जाती है उसमें हमारी स्टॉक एक्सचेंज, सेकंड आ जाती है ट्रेड यूनियन, थर्ड आ जाती है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और फोर्थ आ जाती है हमारी फोर्थ आ जाती है हमारी अप्रकाशित डेटा से संग्रह। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अनुसंधान संस्थान भी डेटा एकत्रित करते हैं जो कुछ कारणों से प्रकाशित नहीं होता। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अनुसंधान जो है वो भी कुछ संस्थान हैं जो कि डाटा को कलेक्ट करते हैं, बट ये जो डाटा कलेक्ट करते हैं इनको कुछ कारणों की वजह से इनको प्रकाशित नहीं किया जाता, इनको पब्लिक नहीं किया जाता, इनको पब्लिश नहीं किया जाता है। इस प्रकार के डेटा को अप्रकाशित डेटा कहा जाता है। जो डाटा ये कलेक्ट करती है केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो डाटा कलेक्ट करती है जिनको पब्लिश नहीं किया जाता उनको क्या कहा जाता है? अप्रकाशित डाटा कहा जाता है। अब अप्रकाशित डेटा का उपयोग जांच में भी किया जा सकता है, और जो अनपब्लिश डेटा होता है उसका उपयोग जांच में, रिसर्च में भी किया जा सकता है। विश्वविद्यालयों के शोधार्थियों द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़े भी आमतौर पर प्रकाशित नहीं होते हैं, और जो विश्वविद्यालय के जो रिसर्चर्स होते हैं उनके द्वारा जो डाटा कलेक्ट किया जाता है उसको भी यूजुअली क्या किया जाता है, उसको भी पब्लिश नहीं किया जाता है। द्वितीयक डाटा के उपयोग में सावधानी। आप द्वितीयक डाटा जो है, जो सहायक डाटा है उसको कलेक्ट किया जाता है तो उसको उपयोग करने के लिए जब उसका यूज़ किया जाता है उसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए वो देख लेते हैं। द्वितीयक डाटा का उपयोग बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए। जो द्वितीयक डाटा होता है जिसको कलेक्ट किया जाता है द्वितीयक डेटा को, उसका जो उपयोग है वो बहुत ही ज़्यादा सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए, उसको सावधानी से किया जाना चाहिए। द्वितीयक आंकड़ों की प्रयोज्यता को जांच के उद्देश्य और दायरे को ध्यान में रखते हुए आंका जाना चाहिए। जो द्वितीयक डाटा होता है वो कलेक्ट जो किया जाता है उसकी जब हम जांच करते हैं, उसका जो उपयोग करते हैं जांच के टाइम पे, तो उसको बहुत ज़्यादा सावधानी पूर्वक करना चाहिए और उसके जांच के जो उद्देश्य हैं उसके दायरों को ध्यान में रखते हुए उसका उपयोग किया जाना चाहिए, उसको आंका जाना चाहिए। प्रोफेसर बाउले ने टिप्पणी की है कि द्वितीयक डेटा को उनके अंकित मूल्य पर स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। द्वितीयक डेटा जो है, जो द्वितीयक डेटा कलेक्ट किया गया है उसको जो अंकित मूल्य है उस पर उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाना चाहिए। और निम्नलिखित आधार हैं जिनके आधार पर द्वितीयक आंकड़ों की प्रयोज्यता का आकलन किया जाना है, यानी कि जो उसका अंकित मूल्य होता है, जो डाटा कलेक्ट किया गया है जो उसका अंकित मूल्य हो उस पर उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि जो ये कुछ नीचे दिए गए हैं उनके आधार पर डाटा को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। फर्स्ट आ जाता है डेटा की विश्वसनीयता, कि उसकी विश्वसनीयता, उस पर कितना ज़्यादा विश्वास है, जो डाटा कलेक्ट किया गया है उसके आधार पर उसका आकलन किया जाना चाहिए। एजेंसियों की विश्वसनीयता से किया जाता है, और डेटा की विश्वसनीयता का आकलन जो है उसकी जो एजेंसी है जिसको ये काम दिया गया था उस पर कितना विश्वास है उसके द्वारा उसको आंका जाता है, उसका आकलन किया जाता है जिसने उस डाटा को एकत्रित किया था। यानी कि जो डेटा कलेक्ट किया गया था उसके आधार पर उसको नहीं आंका जाता, बल्कि जिस एजेंसी को दिया गया था उसने जो डाटा कलेक्ट किया है उसके आधार पर उसको आकलन किया जाता है। एजेंसी को किसी भी तरह से पक्षपात नहीं करना चाहिए। एजेंसी जो है जो डाटा कलेक्ट कर रही है उसको किसी भी प्रकार से पक्षपात नहीं करना चाहिए। डेटा एकत्रित करने वाले प्रबंधकों को निष्पक्ष और अच्छी तरह से प्रशिक्षित होना चाहिए।
तथा प्राप्त सटीकता की डिग्री को भी आंका जाना चाहिए। यानी कि जो रिसर्चर हैं, जो रिसर्च कर रहा है, जो डाटा कलेक्ट कर रहा है, उसको क्या करना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, उसको पक्षपात नहीं करना चाहिए। जिस एजेंसी को ये डाटा कलेक्ट करने के लिए बोला गया था उसको भी कोई पक्षपात नहीं करना चाहिए। यानी कि जो वो डाटा कलेक्ट करने गया है वो निष्पक्ष होना चाहिए और अच्छी तरह से प्रशिक्षित होना चाहिए, जिससे कि वो डाटा का कोई भी मिसयूज ना करे। सेकेंड आ जाता है डेटा की उपयुक्तता। डेटा की उपयुक्तता का आकलन जांच के उद्देश्य और दायरे को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। यानी कि जो डाटा कलेक्ट किया गया है उसको जो आकलन है, उसके उद्देश्य क्या है, उसका क्या दायरा है, उसको ध्यान में रखते हुए डाटा का उपयोग किया जाना चाहिए, उसका यूज़ किया जाना चाहिए। यदि डेटा जांच के लिए उपयुक्त नहीं है तो इसका उपयोग केवल समय और धन की बचत के लिए नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि अगर जो डाटा जो है, जो डेटा जो है, जो कलेक्ट किया गया है वो जाँच के लिए उपयुक्त नहीं है, जिसकी हमें रिसर्च करनी है उसके लिए उपयुक्त नहीं है, तो उसके लिए उसका उपयोग केवल समय और धन की बचत के लिए नहीं किया जाना चाहिए कि इससे हमारा टाइम बच जाएगा, इससे हमारा धन बच जाएगा, इसके लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, जबकि हमें पता है कि वो जो डाटा कलेक्ट किया गया है वो यूज़फुल नहीं है। अनुपयुक्त डेटा के उपयोग से केवल भ्रामक परिणाम हो सकते हैं। जो अनुपयुक्त डेटा है, यानी कि जो डेटा कलेक्ट किया गया है वो उपयुक्त नहीं है, वो सही से नहीं कलेक्ट किया गया है, तो जो डाटा कलेक्ट नहीं किया गया है अच्छे से, अगर हम उसको यूज़ करेंगे तो वो क्या होगा, भ्रामक होगा, उसके परिणाम भी भ्रामक होंगे, उसके परिणाम भी अच्छे नहीं होंगे, उसके परिणाम भी बुरे ही निकलेंगे जब हम जो डाटा कलेक्ट किया है वो उपयुक्त नहीं है। तो थर्ड आ जाता है डेटा की पर्याप्तता। डेटा की पर्याप्तता को भी जांच के उद्देश्यों और दायरे को ध्यान में रखते हुए आंका जाना चाहिए। यानी कि डाटा जो प्राप्त किया गया उसको भी जांच के उद्देश्य और उसके जो दायरे हैं उसको ध्यान में रखते हुए ही उसको आंका जाना चाहिए। यदि डेटा अपर्याप्त पाया जाता है तो इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। अगर हम हमने डाटा कलेक्ट किया है वो अपर्याप्त पाया जाता है, यानी कि वो डाटा संपूर्ण नहीं है, तो उसका भी उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, उसका भी यूज़ नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि जांच का उद्देश्य भारत में बेरोजगारी की सीमा का अध्ययन करना है, अगर हम एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल है कि यदि जांच जो की गई है, रिसर्च की गई है, वो उसका उद्देश्य क्या था, भारत में बेरोजगारी की समस्या का अध्ययन करना था कि बेरोजगारी की क्या क्या समस्या आ रही हैं उसका अध्ययन करना था। तो एक राज्य में बेरोजगारी के संबंध में आंकड़े यूपी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगा। यानी कि अगर हमें देश के लिए आंकड़े निकालने हैं कि बेरोजगारी की क्या क्या समस्या आ रही है, तो अकेला हम अगर यूपी से ही उसके आंकड़े ले लें तो वो हमारे लिए पर्याप्त नहीं होगा। मैं पूरे देश से में गरीबी या बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं वो पूरे देश से कलेक्ट होंगे, किसी एक शहर से या एक किसी जगह से हम उसके आंकड़े को कलेक्ट कर लें तो वो पर्याप्त नहीं होंगे, तो वो आंकड़े जो होंगे वो अपर्याप्त होंगे, उसका हमें उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे जो हमारे जो परिणाम निकलेंगे वो भी भ्रामक होंगे, उसका कोई भी वो जो परिणाम निकलेंगे वो यूजफुल नहीं होंगे। डेटा विश्लेषण की शाखाएं। सांख्यिकी की मुख्य रूप से दो शाखाएं हैं, वर्णनात्मक सांख्यिकी और अनुमानात्मक सांख्यिकी। वर्णनात्मक आंकड़े एक डेटा सेट के महत्वपूर्ण पहलुओं के सारांश को संदर्भित करते हैं। इसमें डेटा एकत्रित करना, डेटा को व्यवस्थित करना और फिर डेटा को चार्ट और तालिकाओं के रूप में प्रस्तुत करना शामिल है। वर्णनात्मक आंकड़े कौन कौन से होते हैं कि डाटा को कलेक्ट करना, उनको व्यवस्थित करना, उनको सही ढंग से लगाना और उसके लिए फिर चार्ट बनाना या उसके लिए डाटा के लिए तालिकाएं बनाना या शेड्यूल बनाने के रूप में ही प्रस्तुत करना शामिल हो जाते हैं वर्णनात्मक डाटा में, यानी वर्णनात्मक आंकड़े यानी वर्णनात्मक सांख्यिकी के रूप में। और इसके अलावा हम अक्सर संख्यात्मक उपायों की गणना करते हैं जो संक्षेप में बताते हैं। उदाहरण के लिए डेटा का विशिष्ट मूल्य और डेटा की परिवर्तनशीलता आज वर्णनात्मक आंकड़ों में सामने की जाने वाली तकनीकें आंकड़ों के सबसे अधिक दिखाई देने वाले अनुप्रयोगों के लिए जिम्मेदार हैं। मात्रात्मक जानकारी की प्रचुरता जो हमारे समाज में हर दिन एकत्रित और प्रकाशित होती है, बेरोजगारी दर, राष्ट्रपति की स्वीकृति रेटिंग, डव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, बल्लेबाजी औसत, अपराध दर और तलाक की दर कई आंकड़ों में से कुछ हैं जिन्हें एक प्रतिष्ठित में पाया जा सकता है।
नियमित रूप से समाचार पत्र यदि दैनिक नहीं हो तो आधार फिर भी वर्णनात्मक आंकड़ों की परिचितता के बावजूद ये विधियां सांख्यिकीय अनुप्रयोगों के शरीर के केवल एक छोटे से हिस्से का प्रतिनिधित्व करती हैं। अगर डेली समाचार पत्र में इनको पब्लिश नहीं किया जाए तो ये एक छोटे से शरीर के हिस्से को ही प्रकाशित करती हैं। आंकड़ों में अभूतपूर्व वृद्धि मुख्य रूप से अनुमानित सांख्यिकी कहलाने वाले क्षेत्र में है। आमतौर पर अनुमानात्मक आंकड़े डेटा के एक बड़े सेट के बारे में निष्कर्ष निकालने के लिए संदर्भित करते हैं, जिसे जनसंख्या कहा जाता है। अनुमानात्मक जो आंकड़े होते हैं वो डेटा के एक बड़े सेट के बारे में निष्कर्ष निकालने, कंक्लूजन निकालने के लिए संदर्भित किए जाते हैं, जिसमें कि हम क्या कह सकते हैं, जिसको ले सकते हैं जनसंख्या कहा जाता है। जनसंख्या कहा जाता है यानी पॉपुलेशन कहा जाता है। नमूना डेटा के एक छोटे सेट के आधार पर एक जनसंख्या को एक निर्दिष्ट समूह के सभी सदस्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। जरूरी नहीं कि लोग ही हों उसमें, जबकि एक नमूना उस विशेष आबादी का सबसेट है। जनसंख्या या नमूने में निहित व्यक्तिगत मूल्यों को अक्सर अवलोकन के रूप में जाना जाता है, और जनसंख्या या नमूने जो होते हैं उनका जो आकलन किया जाता है वो अक्सर अवलोकन के रूप में उनका उपयोग किया जाता है। अधिकांश जनसंख्या के अनुप्रयोगों में हमें जनसंख्या की विभिन्न विशेषताओं के बारे में अनुमान लगाने के लिए नमूना डेटा पर भरोसा करना चाहिए। जो नमूना डेटा दिए जाते हैं उन पर हमें विश्वास करना चाहिए। जनसंख्या को पता लगाने के लिए, वो जनसंख्या की विभिन्न विशेषताओं के बारे में अनुमान लगाने के लिए जो नमूना डेटा प्रस्तुत किए जाते हैं उन पर भरोसा करना चाहिए। एक जनसंख्या में सांख्यिकीय समस्या में रुचि के सभी आइटम शामिल होते हैं, और एक जनसंख्या में जो सांख्यिकीय समस्या है उसमें रुचि के सभी आइटम शामिल होते हैं। एक नमूना जनसंख्या एक सबसेट है और एक जनसंख्या नमूना जो है वो एक सबसेट है। दूसरे शब्दों में जनसंख्या वह संपूर्ण समूह है जिसके बारे में आप निष्कर्ष निकालना चाहते हैं या निकालते हैं। जनसंख्या वह संपूर्ण समूह है जिसके बारे में हम निष्कर्ष निकालना चाहते हैं, और एक नमूना वह विशिष्ट समूह है जिससे आप डेटा एकत्रित करेंगे। नमूने का आकार हमेशा जनसंख्या के कुल आकार से कम होता है, और नमूने का जो आकार होता है जनसंख्या के जो कुल आकार होता है उससे कम होता है। आमतौर पर नमूना डेटा का विश्लेषण किया जाता है और अज्ञात जनसंख्या पैरामीटर के बारे में अनुमान लगाने के लिए नमूना आंकड़ों की गणना की जाती है, और जनसंख्या के पैरामीटर के बारे में अनुमान लगाने के लिए नमूने आंकड़ों की ही गणना की जाती है। उदाहरण के लिए भारत में स्नातक छात्रों की आबादी, जबकि भारत में DU के 300 स्नातक छात्र पूरी आबादी से लिए गए नमूने हैं। जबकि भारत में DU के 300 स्नातक छात्र पूरी आबादी से लिए गए नमूने हैं। जनसंख्या का उपयोग तब किया जाता है जब आपके शोध प्रश्न की आवश्यकता होती है, और जनसंख्या का उपयोग तब किया जाता है जब आपने जो शोध की है उसमें प्रश्न की आवश्यकता होती है। यह जब आपके पास जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य के डेटा तक पहुंच होती है। आमतौर पर पूरी आबादी से डेटा एकत्रित करना केवल तभी आसान होता है जब वह छोटा, सुलभ और सहयोगी होता है, और आमतौर पर पूरी आबादी से डाटा जब भी कलेक्ट किया जा सकता है जब तभी आसान होता है जब वह छोटा हो, बहुत ज़्यादा कम हो, या सुलभ हो और सहयोगी हो, तभी एक आबादी से डाटा कलेक्ट किया जा सकता है। जब भी आसान होता है डाटा कलेक्ट करना जब वह छोटा हो, सुलभ हो और सहयोगी हो। उदाहरण के लिए एक हाई स्कूल प्रशासक यह देखने के लिए कि सभी स्नातक करने वाले वरिष्ठों के लिए अपने निष्कर्षों को लागू करने में रुचि रखते हैं, इसलिए वे संपूर्ण जनसंख्या डेटा सेट का उपयोग करते हैं। जबकि जनसंख्या आकार में बड़ी हो, भौगोलिक रूप से फैली हुई हो या संपर्क करना मुश्किल हो तो नमूनों का उपयोग करना आवश्यक है। अगर
अगर हमें जनसंख्या से कोई भी डाटा कलेक्ट करना है तो वह तभी संभव है जब भी संभव हो सकता है जब वह छोटी हो, कम हो, तो हम कलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज जो जनसंख्या है उसका आकार बड़ा होगा, भौगोलिक रूप से वो फैली हुई होगी, तो उनसे संपर्क करना मुश्किल हो जाता है। तभी हम उसके लिए नमूनों का उपयोग करना आवश्यक हो जाता है। जब हमें पता है कि जनसंख्या जो है वो बहुत ज़्यादा फैली हुई है, बहुत ज़्यादा बड़ी है और भौगोलिक रूप में फैली हुई है, तो हम उससे का उपयोग नहीं कर सकते, इसीलिए हम तब उसके लिए नमूनों का उपयोग कर सकते हैं। सांख्यिकी विश्लेषण के साथ आप अनुमान लगाने के लिए नमूना डेटा का उपयोग कर सकते हैं। सांख्यिकी विश्लेषण के साथ आप उसका अनुमान लगाने के लिए भी डेटा के लिए अनुमान लगाने के लिए नमूना डेटा का उपयोग कर सकते हैं। ये जनसंख्या डेटा के बारे में परिकल्पना का परीक्षण कर सकते हैं या जनसंख्या डेटा के बारे में परिकल्पना का परीक्षण कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम युवा लोगों में राजनीतिक दृष्टिकोण का अध्ययन करना चाहते हैं, उदाहरण के लिए अगर हम युवा हैं उनमें राजनीतिक दृष्टिकोण का अध्ययन करना चाहते हैं, राजनीतिक दृष्टिकोण की स्टडी करना चाहते हैं, तो आपकी जनसंख्या भारत में 9 लाख स्नातक छात्रों की है, क्योंकि उन सभी से डेटा एकत्रित करना व्यवहारिक नहीं है, डाटा कलेक्ट करना व्यवहारिक नहीं है। आप 5 विश्वविद्यालयों के 900 स्नातक स्वयंसेवकों के नमूनों का उपयोग करते हैं। यह वह समूह है जो आपका ऑनलाइन सर्वेक्षण पूरा करेगा। यानी कि 9 लाख छात्रों से तो हम डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए हम 900 छात्रों से डाटा कलेक्ट करेंगे नमूने के रूप में, क्योंकि ये वह समूह है जो आपका ऑनलाइन सर्वेक्षण करेगा। जो नमूना जो चुना गया है वो जनता का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। नमूनाकरण का उपयोग नमूना पूर्वग्रह के जोखिम को कम करता है, और नमूना जो पूर्वग्रह है यानी कि निष्पक्ष से बचने के लिए किया जाता है। जो निष्पक्ष यानी कि जो नमूना का पूर्वग्रह है वो जोखिम से बचने के लिए किया जाता है। पूर्वग्रह का मतलब होता है कि वो पक्षपात ना करे, निष्पक्ष हो, और आंतरिक और बाहरी दोनों वैधता को बढ़ाता है। यानी कि आंतरिक और बाहरी दोनों वैधता को बढ़ाता है नमूने का उपयोग। यह पॉपुलेशन दे रखी है, ये पॉपुलेशन है सारी, और ये हमें नमूने सैम्पलिंग के रूप में दे दिया है। यानी कि इसी पॉपुलेशन में से इनको सिलेक्ट किया गया है जो कि इनका प्रतिनिधित्व करेगा, उसके द्वारा नमूना तैयार किया जाता है, यानी सैम्पलिंग तैयार की जाती है। सैंपल है और ये हमारी पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन है और ये इसी के लिए नमूने इसी में से सिलेक्ट किए गए हैं। यानी कि ये जो है ये इनका प्रतिनिधित्व करेंगे। नमूना लेने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, यानी कि हम नमूने क्यों लेते हैं, क्यों हमें उसकी आवश्यकता पड़ती है। मोटा मोटा समझा देती कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है कि इतनी सारी पॉपुलेशन है, इतनी सारी पॉपुलेशन से हम डाटा कलेक्ट करना चाहेंगे तो ये असंभव है, इसको हम इजीली कलेक्ट नहीं करने पाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च होगा। बट इन्हीं में से हम सिलेक्ट कर लेंगे लोगों को और उनकी हम सैम्पलिंग जो है उनसे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे इनके बिहाफ पे, तो ये ईजी रहेगा और हमारा टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा और पैसा भी ज़्यादा खर्च नहीं होगा। अब इसमें दे रखा है नमूना लेने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। आवश्यकता कभी कभी इसके आकार या दुर्गमता के कारण पूरी आबादी का अध्ययन करना संभव नहीं होता। यानी कि कभी कभी क्या होता है, उसका आकार देखकर या दुर्गमता के कारण भी पूरी आबादी का अध्ययन करना, पूरी आबादी की स्टडी करना संभव नहीं हो पाता, इम्पॉसिबल हो जाता है। पूरी आबादी पर स्टडी करना असंभव हो जाता है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और उस पर हम पूरी पॉपुलेशन के बारे में, पूरे देश की पॉपुलेशन से हम अगर डाटा कलेक्ट करेंगे तो ये ईजी नहीं रहेगा, इसीलिए हम उनका नमूनों का यूज़ करते हैं। व्यवहारिकता, नमूने से डेटा एकत्रित करना आसान और अधिक कुशल है, और नमूने से डाटा कलेक्ट करना आसान भी होता है और अधिक कुशल भी होता है। लागत प्रभावशीलता, इसमें कम भागीदार, प्रयोगशाला, उपकरण और शोधकर्ता लागत शामिल है। यानी कि इसमें पैसा भी कम लगता है, कम भागीदार होते हैं, प्रयोगशाला का भी कम उपयोग होता है, उपकरण जो शोध करते हैं, रिसर्चर हैं, उनका भी लागत कम लगती है, उनको भी इंक्लूड किया जाता है। प्रतिनिधित्व, छोटे डेटा सेट पर सांख्यिकी विश्लेषण को संग्रहित
करना और चलाना आसान और विश्वसनीय हो जाता है। यानी कि छोटे डेटा सेट पर सांख्यिकी का विश्लेषण करना, उसको चलाना आसान हो जाता है और वह विश्वसनीय भी होता है। जनसंख्या पैरामीटर बनाम नमूना आंकड़ा। जब आप किसी जनसंख्या या नमूने से डेटा एकत्रित करती हैं तो ऐसे कई माप और संख्याएं होती हैं जिनकी गणना आप डेटा से कर सकते हैं। यानी कि जब आप किसी जनसंख्या या नमूने का जो डाटा कलेक्ट करते हैं उसमें कई माप और कई संख्याएं ऐसी होती है जिनकी गणना आप डेटा से कर सकते हैं। यानी कि जो डेटा कलेक्ट किया है उसके द्वारा कर सकते हैं। एक पैरामीटर का माप है जो पूरी आबादी का वर्णन करता है, और एक पैरामीटर का माप क्या है जो कि पूरी आबादी का, पूरी पॉपुलेशन का वर्णन करता है। एक आंकड़ा का उपाय है जो नमूने का वर्णन करता है। यानी कि एक आंकड़े का उपाय क्या है जो कि पूरे नमूने का वर्णन करता है। आप अनुमान या परिकल्पना परीक्षण का उपयोग या अनुमान लगाने के लिए कर सकते हैं। यानी कि अनुमान या परिकल्पना का जो परीक्षण है वो, उसका जो उपयोग है वो अनुमान लगाने के लिए कर सकते हैं कि यह कितनी संभावना है कि एक नमूना आंकड़ा जनसंख्या पैरामीटर से भिन्न होता है। यानी कि का अनुमान लगाने के लिए कि एक जो आंकड़ा है, एक जो नमूना है वो जनसंख्या पैरामीटर से किस प्रकार से भिन्न, किस प्रकार से डिफरेंट होता है। उदाहरण, छात्रों के राजनीतिक दृष्टिकोण के अपने अध्ययन में आप अपने सर्वेक्षण के प्रतिभागियों से खुद को 1 से बहुत उदार, 7 से बहुत रूढ़िवादी के पैमाने पर रेट करने के लिए कहते हैं। आप पाते हैं कि आप अधिकांश नमूना उदार के रूप में पहचान करते हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण के पैमाने पर औसत रेटिंग 3.2 है, और राजनीतिक दृष्टिकोण के जो परिणाम है, पैमाना है, उस पर औसत रेटिंग क्या है, 3.2। आप इस आंकड़े का उपयोग कर सकते हैं। 3.2 का नमूना माध्यम जनसंख्या पैरामीटर के वैज्ञानिक अनुमान लगाने के लिए, यानी भारत में सभी स्नातक छात्रों की औसत राजनीतिक दृष्टिकोण रेटिंग का अनुमान लगाने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका नमूनाकरण क्या है। नमूनाकरण क्या है, इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा संभावना है कि ये आपका क्वेश्चन ज़रूर आएगा आपके एग्जाम में। नमूनाकरण क्या है, नमूने के कितने प्रकार होते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे फ्रेंड्स। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। ऐसी इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, अगर आप किसी और सब्जेक्ट की वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आप इंस्टाग्राम पर भी बता सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको इस रिलेटेड कोई भी डाउट है या आपको लगता है कोई भी टॉपिक छूट गया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पर भी मुझसे पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि इस वीडियो का प्रॉफिट सभी बच्चों को हो, जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत है। तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें ज़रूर। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।